मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने लेसन स्टार्ट किया था ध्वनि। ठीक है, तो कल ही हमने शुरू किया था। तो आज हम जो सीखने वाले हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। तो उसको हम कुछ प्रयोगों के द्वारा देखेंगे और उसके अलावा हम ध्वनि के प्रकारों को समझेंगे। बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका किताब का, क्योंकि मैं किताब में से बता रही हूँ ताकि आप घर पे देख सको बच्चों, पेज नंबर 182 पर। तो ध्वनि एक क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु यानी हवा, जल और स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। अब निर्वात का मतलब क्या? निर्वात का मतलब होता है शून्यावकाश। जैसे आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, है ना, और बिल्कुल खिड़की दरवाजे सब बंद कर दी जाए, थोड़ी देर के बाद जितनी भी हवा होगी वो निकल जाएगी, मतलब उसको कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में होकर नहीं चल सकती, तो इसको एक हम प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम एक, देखो ये क्या लिया है, ये कांच का मर्तबान है जिसे हम क्या कहते हैं, बेलजार कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या लगाया है, विद्युत घंटी, और ये इसको कॉर्क के द्वारा बंद कर दिया है। और बाहर इसका बटन है, किसका बटन है, ये विद्युत घंटी का। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो हम एक बच्चों प्रयोग करते हैं, एक विद्युत की घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लेंगे। अब विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाया, देखो दिख रहा है ना बच्चों, आपने विद्युत घंटी को कहाँ पर लटकाया है, बेलजार के अंदर लटकाया है ना। अब क्या करने का है, बेलजार को चित्र 12.6 की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। अब देखो ये या है, क्या है, देखो बच्चों इधर से क्या दिख रहा है, ये है निर्वात पंप। अब निर्वात पंप का क्या काम है? अब इस बच्चों निर्वात पंप का ये काम है कि इसके अंदर जितनी भी बच्चों हवा होगी ना, वो हवा को निकाल देना है। आखिर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमने इसकी हवा क्यों निकाली? क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता है, माध्यम की। तो हवा क्या है, माध्यम। अब पहले तो मुझे ये घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन धीरे 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 अगर सारी हवा निकल जाएगी, किसके द्वारा, क्या किया हमने, पूरी निर्वात पंप के द्वारा हमने ये हवा निकाल दी। ठीक है, तो अब घंटी के स्विच को दबाने पर हम देखेंगे हमें ध्वनि तो सुनाई देती है, क्योंकि पहले से ही बेलजार में क्या था, हवा थी। लेकिन अब हमने क्या किया, अब निर्वात पंप को चलाइए। निर्वात पंप चलाने का मतलब है हमने हवा को निकाला। तो जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि क्या हो जाती है बच्चों, धीमे होती है। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, देखो करंट पास हो रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही है। हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि इधर की जो वायु थी, उस वायु को किसने निकाल दिया, निर्वात पंप ने। तो क्या होगा, उसमें पहले जैसी विद्युत धारा हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है और ध्वनि क्या होती है, धीरे धीरे सुनाई देती है। और अगर पूरी की पूरी हवा निकल देगी ना, तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ये प्रयोग से बच्चों क्या सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्यों? क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम ही नहीं होगा तो ध्वनि, भले कोई बोल रहा है लेकिन वो सुनाई नहीं देगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता है, माध्यम की। और यांत्रिक तरंग का मतलब क्या, कि जिसके संचरण के लिए, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग। तो मैंने बताया कि ध्वनि के संचरण के लिए
वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। मतलब आपको अगर मेरी आवाज़ सुननी है तो कब सुनाई देगी? जब हवा होगी। हवा नहीं होगी तो आपको सुनाई नहीं देगी। तो जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है ना, तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित होती है। ये देखो, ये कंपमान वस्तु है, तो अगर वो क्या कर रही है, आगे की ओर क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तो अपने सामने की वायु को, अगर इसके पास की जो वायु है उसको धक्का देकर संपीड़ित होती है, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है, दबाव का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसको हम कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं बच्चों? संपीड़न, जिसे सी के द्वारा निर्देशित किया जाता है। और यह संपीड़न, अब यह संपीड़न देखो, ये सी दिया हुआ है, यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर और गति करता रहता है। और जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, इधर इधर आगे पीछे गति करती है, तो फिर से वो अगर पीछे की ओर कंपन करती है तो कैसा क्षेत्र उत्पन्न करती है बच्चों? निम्न दाब का। उच्च दाब का करती है और निम्न दाब का, उच्च दाब का, निम्न दाब का। और जो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। तो जब देखो इधर, ये आपको ये द्विभुज दिया हुआ है, तो कंपमान वस्तु के किसी माध्यम में क्या क्या घटना होती है? कोई भी वस्तु जैसे ध्वनि है आप तक आ रही है, तो उसमें कौन सी घटना होती है? वो होती है घटना संपीड़न और विरलन की घटना। मतलब क्या होता है संपीड़न का मतलब बच्चों? इधर फिर से समझ लो। तो संपीड़न में क्या होता है कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन कर रही है, देखो इधर इस तरफ से आगे की ओर कंपन कर रही है, तो इसके रास्ते में जो वायु है उसको वायु को धक्का लेती है और आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार कैसा उत्पन्न होता है क्षेत्र? उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संपीड़न। अब ये संपीड़न आगे बढ़ा तो यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता जाएगा, लेकिन कि ऐसे ऐसे गति तो कर रहा है लेकिन पीछे भी आ रहा है। पीछे की ओर भी क्या उत्पन्न हो रहा है? देखो इधर, ये देखो, आप इधर से देखो, आगे की ओर हो रहा है लेकिन साथ में क्या हो रहा है? पीछे की ओर भी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो क्या पैदा होता है? संपीड़न और विरलन पैदा होता है। अर्थात आगे और पीछे, देखो आपको ये में समझ लो, कोई वस्तु है तो ये क्या पैदा कर रही है? आगे पीछे तेजी से गति कर रही है, दिख रहा है आपको? तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और यही संपीड़न विरलन कैसी तरंगे हैं बच्चों? ध्वनि तरंगे हैं, जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र है, इस तरफ से गया उच्च दाब का, और विरलन क्या है? निम्न दाब का। उच्च दाब का, निम्न दाब का, उच्च दाब का, निम्न दाब का। तो इस तरह से किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व को दाब को दर्शाता है। और ध्वनि का क्या होता है बच्चों? संचरण होता है। और आपको अभी अभी मैंने ये ध्वनि का संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है वह प्रयोग बताया। बच्चों अभी मैं आपको बता रही हूँ तरंगों के दो प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब देखो, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन संचरण की दिशा के समांतर होता है। माध्यम के कण जा तो रहे हैं पर उनकी दिशा कैसी होती है बच्चों? समांतर होती है। परंतु अनुप्रस्थ में इसका उल्टा, जैसे समांतर का उल्टा क्या होता है? लंबवत। तो अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन संचरण की लंब दिशा में होता है। अब जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा, कौन सी तरंगे पढ़ा बच्चों? ध्वनि तरंगे। तो इनमें ध्वनि तरंगे हैं, वो कैसी तरंगे हैं? वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। इनमें बारी बारी से संपीड़न और विरलन बनते हैं, जबकि अनुप्रस्थ में क्या होता है? श्रृंग और गर्त बनते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रकाश की तरंगे। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि जो यांत्रिक तरंगे हैं, क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे, जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यांत्रिक तरंगे
कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, और जो बिन यांत्रिक तरंगे हैं जिनको माध्यम नहीं चाहिए, है ना, तो उनका जो विक्षोभ होता है वह कैसा होता है, लंबवत होता है। और इसमें विक्षोभ किसकी वजह से होता है, शृंग और गर्त बनते हैं। तो ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे ही बिन यांत्रिक होती हैं। तो अभी मैं अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे उत्पन्न होती है एक क्रियाकलाप बताती हूँ आपको। तो जैसे क्रियाकलाप ये आपके किताब में भी बच्चों दिया हुआ है, किताब का पेज नंबर 182 पर। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि एक जो सिल्की है, यानी एक जो स्प्रिंग है, उसके द्वारा कैसी तरंग को समझना, अनुदैर्ध्य तरंग की व्याख्या को समझना, और ये समझना कि ध्वनि क्या है, एक तरह की अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे कोई हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, और इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें होता है सी और आर। सी और आर आपको अभी भी मैंने बताया, ठीक है। तो कार्यविधि क्या है, सबसे पहले हम एक स्प्रिंग लेंगे, ठीक है, और उसको एक मित्र इधर खींच रहा है, एक मित्र ने इधर पकड़ा हुआ है ना, दोनों ने इधर पकड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों खींचेंगे। तो अपने किसी मित्र को इसका एक सिकड़ा पकड़ाइए। जैसे ही आप सिल्की का एक सिरा छोड़ते हैं तो आप पाओगे कि यह अपने मित्र को झटका लगा देती है। पहले दोनों खींचो, फिर एक जना छोड़ दो, तो क्या होगा, वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अब सिल्की को आगे पीछे बारी बारी से धक्का लगाओ, एक जना खींच रहा है, एक फिर दूसरा खींच रहा है ना। फिर आप निशान लगाओ, तो आप देखेंगे कि सिल्की के चिन्ह पर विक्षोभ के संचरण के कारण कैसी दिशा होती है, समांतर दिशा आएगी। कैसी दिशा आएगी बच्चों, समांतर आएगी। तो उन क्षेत्रों पर जहाँ कुंडलियाँ पास पास आ रही हैं, देखो इधर बिल्कुल कुंडलियाँ आप देखोगे ना, ये करके देखना आप, अगर आपके घर में स्प्रिंग है तो जो बिल्कुल पास पास होती हैं तो वो क्या कहलाती है, संपीड़न। और जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर होती हैं उसे हम कहते हैं विरलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विरलन। तो सिल्की में विक्षोभ के कारण विक्षोभ का संचरण माध्यम विक्षोभ के संचरण जैसा होता है, लेकिन समांतर दिशा में होता है और आगे पीछे होता है। तो निष्कर्षण क्या हुआ, तो यहाँ तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन संचरण की दिशा में समांतर होता है ना। इसकी वजह से ध्वनि तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य, क्योंकि कण कैसे गति कर रहे हैं, देखो बच्चों आगे पीछे, है ना। आज ये आप स्प्रिंग लेकर 2 बच्चे करके देखना, तो कण कैसे गति करेंगे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, है ना। तो ये तरंगे हम कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना। तो क्या हम सिल्की के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे की भी व्याख्या दे सकते हैं? हाँ, हम इसके द्वारा भी हम क्या करेंगे, अभी देखो ये एक हम इसको स्टैंड से लटका देते हैं, है ना। जब सिल्की को किसी एक दृढ़ आधार से बांधकर ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे, कैसे हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाते रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे तो क्या उत्पन्न होगी, तरंगे। लेकिन कण तरंग की कैसी दिशा में बहेंगे, देखो जैसे ये स्टैंड है और इस स्टैंड पर मैंने क्या लगा दी, ये स्प्रिंग लगा दी, फिर मैंने इसको गति करवाई, तो ये कैसी होगी, ऊपर नीचे। तो ये कैसी दिशा हुई, लंबवत दिशा हुई। तो ऐसी तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने समझाया, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और ध्वनि के संचरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है या माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।